ठीक है, बायोम्स, ठीक है, बायोम्स। अच्छा हमने पढ़े थे ना बायोम्स, क्या होता है बायोम्स? हाँ भाई, बायोम्स क्या होता है? टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज बायोम, उसको हम क्या कहते हैं? बायोम बोलते हैं, ठीक है। और पानी वाले को क्या बोलेंगे हम? जोन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जोन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। सो हम देखेंगे बायोम्स। A biome refers to a large ecological unit characterized by specific climatic conditions, vegetation type and associated fauna। समझ आ गया? अच्छा यहाँ हमने fauna क्यों लिया? क्योंकि vegetation वाला पार्ट है, vegetation वाला पार्ट है कि वैसा वाला पार्ट है? एनिमल वाला पार्ट है, समझ आ गया? ठीक है, एनिमल पार्ट, ठीक। It reflects the interaction between climate, soil, plants, animals with species adapted to local environmental conditions। समझ आ गया? अब इसमें ये बायोम से ट्रॉपिकल, ह्यूमिड, क्लाइमेट, ये हमने पढ़ लिए थे ना, तो we have read all these things, ठीक है, बायोम पढ़ लिए थे हमने। Then we have the biogeographic zones and provinces। अब देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने नहीं लिखवाया था उसमें, ठीक है। देखिए बायोजियोग्राफिक जो है हम इसमें देखेंगे, जोन्स। देखिए हमने क्या किया हुआ है कि इंडिया को हमने 10 जो है जोन्स में बांटा हुआ है। मेरी बात समझिए, हमने क्या करना है? इंडिया को 10 जोन्स में बांटा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, कैसा कैसा वहां पर क्लाइमेट है, और उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से फ्लोरा और फौना डिसाइड होता है। मेरी बात समझ में आ गई? सुनिए, जैसा हम क्लाइमेट देखते हैं उसी हिसाब से क्या बनता है, हमारा जोन्स बने। अब हमने क्या करना है, उन जोन्स को हमने फिर फर्दर क्लासिफाई करना है। मेरी बात समझ में आ गई? और उसको हमने क्या करना है, उसको हमने फिर क्लासिफाई करना है, और हमने इन्हीं जोन्स को फिर प्रोविंसेस में डिवाइड करना है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? हमने क्या किया, इंडिया लिया, ठीक है, इंडिया को हमने जोन्स में बांटा हुआ है, ठीक है ना, और जोन्स में बांट करके फिर हमने उसका फर्दर सब डिविजन किया, और फर्दर सब डिविजन करके हमने देखा कितने प्रोविंसेस हैं, 25 प्रोविंसेस। मेरी बात को समझ आ गई? अब हम क्या करते हैं, हम हर एक प्रोविंस से एक प्रोविंस से एक बायोस्फीयर रिजर्व लेते हैं। क्या लेते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व लेते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, हालांकि अभी जो है 25 बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो हमने क्या है, अब हम उसके धीरे धीरे करके छटनी कर रहे हैं। मेरी बात को समझ में आ गई? हमने क्या करना, देखो मोटे मोटे तौर पे हमने इंडिया को बांट दिया, ठीक है, जोन्स में बांट दिया। मेरी बात समझ में गई? और उन जोन्स में हमने क्या बांट दिया, उसको फर्दर बांट दिया प्रोविंसेस। अब हम उन प्रोविंसेस से हम क्या करेंगे, एक प्रोविंस से एक जो है हम क्या लेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व लेंगे। मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है, ये चीज। सो इंडियाज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। जैसे है, समझ आ गया, जोन्स। तो मेजर बायोजियोग्राफिक जोन्स देखो, ट्रांस हिमालय, हिमालय, गैंगेटिक प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट्स, सेमी एरिड रीजन्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डेक्कन पेनिनसुला, कोस्टल रीजन्स, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, एंड आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये हो गए हमारे क्या, जोन्स हो गए। अब हमने क्या करना है, इन जोन से हमने 25 प्रोविंसेस लेनी है, 25 प्रांत लेने हैं हमने। कितना समझ आ गया? तो एग्जाम में आएगा कितने जोन्स हैं, 10 जोन्स हैं, ठीक है। और इसके हम क्या करेंगे, अब हम प्रोविंसेस देखेंगे, ठीक है। देखिए, जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करता है, ठीक है। एक जैव भौगोलिक क्षेत्र एक बड़ी पारिस्थितिकी इकाई होता है जिसमें खास तरह की प्रजातियां और पर्यावरणीय स्थितियां पाई जाती हैं। भारत की जैव विविधता संरक्षण योजना जैव भौगोलिक वर्गीकरण पर आधारित है, जिसमें 10 क्षेत्रों और 25 प्रांतों की पहचान की गई है। अब इसी के आगे से हम ये बोल सकते हैं क्या, हर प्रांत से एक जो है जैव मंडल लिया जाता है। समझ आइए, वो अभी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है।
तो ऐसे प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये दे रखे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया। समझ आ गया? इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया लाइज विद इन द इंडो-मलयन ecozones and is one of the 17 mega diverse countries in the world। सुनो, तुमको पता है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? पता है। मेगा बायोडाइवर्स का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, और इंडिया जो है एक मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है, तुमको पता होना चाहिए। मेरी बात समझ गई? मतलब अच्छा, क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है और सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सबसे ज्यादा जो है तुम्हारा कहाँ पाया जाता है? मतलब हम जब बोलते हैं कि इंडिया में क्या है, मेगा, इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। मेगा मतलब समझ रहे हो, बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, देखें, इट अकाउंट्स फॉर नियरली 7.6% ऑफ ग्लोबल mammals, 12.6% of birds, 6.2% of reptiles and 6% of flowering plant species। इसको नोट कर लो। ठीक है, ये यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में है, इसको नोट कर सकते हो तुम। अच्छा, अगर तुमसे पूछेंगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है दुनिया में? कोस्टा रिका। कहाँ पाई जाती है? कोस्टा रिका। समझ आ गया? ठीक है ना, ये कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका में है। ठीक है ना, ये जैसे कि तुम्हारा सुने, सेंट्रल अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका का जो है नॉर्दर्न पोर्शन हो गया, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। तभी तुम देखना मैक्सिमम फ्रूट्स, सब्जियां यहीं से ही आ रखी है इंडिया में। फिर लास्ट में मतलब इंडिया में ही पाई जाती है, वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो पोर्चुगीज जो है वहां से सामान जो है, सब्जियां, फल, समझ आ गया? ठीक है, अपने साथ इंडिया में लेके आए थे जब यहाँ पर वो रहते थे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, ये चीज। आलू, समझ आ गया? समोसा बिना आलू के अधूरा है। ठीक है, ये चीज हैव रिटन, लिख दिया। मेजर फॉनल रीजन्स, सुने, फॉनल मतलब जानवरों वाला रीजन, समझ आ गया? ठीक है, मेजर फॉनल रीजन्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑब्वियसली बात है, हॉट वेट, हाई डाइवर्सिटी, स्पीशीज इंक्लूड्स एलिफेंट्स, गौर, हुलक गिबन, गोल्डन लंगूर। हिमालयन रीजन में, फुट हिल्स में क्या? एलिफेंट, स्वैम्प डियर। वेस्टर्न हिमालयज में आइबेक्स, मार्कोर, ब्लू शीप। ईस्टर्न हिमालयज में रेड पैंडा, पिग्मी हॉग। पेनिसुलर इंडिया में एलिफेंट, वाइल्ड बोर, डेयर, बारासिंगा। डेजर्ट रीजन में रोडेंट्स, ब्लैक बक, डेजर्ट फॉक्स। रेप्टाइल्स, नोटेबल बर्ड्स एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सबसे बड़ी चिड़िया होती है, समझा, काफी बड़ी है। ठीक है, मैंग्रोव्स में सुंदरबंस, रिच एक्वेटिक फॉनल हैबिटेट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। मेरी बात समझ गई? तो ये मेजर फॉनल रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, इसको नोट कर लो तुम। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया exhibits diverse vegetation pattern due to varied climatic and geographic conditions. Floral diversity is highly concentrated in biodiversity hotspot। बताया था ना,
हॉटस्पॉट में ज्यादा होगी, सच एज ईस्टर्न हिमालय। अच्छा, ईस्टर्न हिमालय क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। मेरी बात समझ गई? वेस्टर्न हिमालय में नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? वेस्टर्न हिमालय में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों नहीं होगी बताओ? अरे बताया था ये मैंने तुम्हें। ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। भाई हिमालय ऐसे नहीं है, हमारे आर्क फॉर्म में नहीं है, ऐसे में है, और ये जा रहा है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। समझ आ गया? नॉर्थ। अब हम देखेंगे कि ये रीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर हो गया। जो रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होगा वो ज्यादा गर्म होगा, और यहां पर हम देखेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून ज्यादा बारिश करता है, तो बारिश होगी, टेम्परेचर हाई रहेगा, तो ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। दूसरा है वेस्टर्न घाट्स, फिर इंडो बर्मा रीजन एंड सुंदरलैंड में निकोबार आइलैंड। दीज रीजन्स हैव हाई एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब वहीं पर ही पाई जाने वाली स्पीशीज, एंड फेस सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस। कल बताया था ना हॉटस्पॉट्स, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स हैव लिमिटेड नेचुरल वेजिटेशन ड्यू टू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। और वहां पर यह भी आता है क्या? वहां पर ट्रॉपिकल रीजन से दूर है, बारिश वहां पर कम पहुंचती है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। जब हम इंडिया से ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो जो हमारी प्रेसिपिटेशन है, वो कम होती रहेगी। समझ में आ गया? प्रेसिपिटेशन कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कम होती रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लो, चलो इसको नोट करो, चलो। आते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ओके, थ्रेट्स। अच्छा, नहीं हुआ? हो गया? थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनका यूज एसए में करना है। समझ आ गया? एसए यही तो लिखना है एसए में पर। समझ नहीं? भाई दो तरह के लोग होंगे, एक तो वो ट्रेडिशनल एसए लिखेंगे, समझ आ गया, ठीक है, कि भैया ये होगा, और एक तुम्हारा क्या है, तुमको ये सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, तो ऐसे तुम्हारा काफी भारी भरकम हो जाएगा। कम लाइन में जो है, समझ आ गया, तुमने अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, ये जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजें हैं, ठीक है ना, एंडेमिज्म, ये जो शब्द है ना, ये तुमने यूज करना है। तो ये ऐसे, अच्छा, और एक ऐसे पेपर आता ही आता है, उसमें कौन सा, ये इन्वायरमेंट के ऊपर आता ही आता है एक ऐसे, ठीक है ना। तो तुमने ये जो मैं तुम्हें जितना पढ़ाया है वो सब तुमने यूज करना है। तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का ऐसे है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात होगी तो यहाँ पर तुमने इस तरह के पॉइंट्स यूज करने हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो लिखेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, approximately 10% of the plant species and higher proportion of animal species are threatened. Now अब ये डेटा तुम यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ, ठीक है ना। स्पीशीज सच एज द एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया। ऑब्वियस बात है, चीता इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। ये ओवर 150 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज हैव डिसअपीयर्ड इन रिसेंट डिकेड्स। ओके, around 10% of the flowering plants and 20% of the mammals and 15% of the birds faced extinction risk. Now ये डेटा जो है तुमको यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
agricultural monoculture has replaced traditional diversity. Example, reduced from the 30,000 rice varieties to a few high yielding variety. अब इसका मतलब समझे? बताओ, ये लास्ट पॉइंट का मतलब बताओ. व्हाट इज मोनोकल्चर? एक ही तरह की. पहले क्या था? बहुत ज्यादा हम फसलें बो रहे थे. अब क्या है? हम क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट ओरिएंटेड हम क्या करेंगे? एक ही फसल बो रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. मेरी बात में गई? एग्रीकल्चर मोनोकल्चर हैज रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी. समझा गया? दैट इज रिडक्शन फ्रॉम द 30,000 राइस वैरायटी टू अ फ्यू हाई यील्डिंग वैरायटी. मतलब जो जो हमारे फायदा है हमने वो बोना शुरू कर दिया. मेरी बात समझ गई? जबकि इंडिया में क्या होता है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चावल होते थे. समझ में आ गया? कोई कुछ पानी मांग रहा है, कोई कुछ पानी मांगता था. समझ में आ गया? सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती थी. लेकिन क्या है, हमने क्या देखा? हमने कहा यार सबसे महंगा चावल कौन सा है. समझ में आ गया? अब मान लेते सबसे महंगा चावल जो ज्यादा पानी मांग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम वो बोएंगे क्योंकि हमें फायदा होगा. अब मान लेते हैं कि जो चावल ज्यादा पानी मांग रहा है, और मान लेते हैं कि पहले चावल उन जगह भी बोया जा रहा था जहां पर वाटर स्कार्स रीजन था, लेकिन कम पानी में बोया जा रहा था. लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम उस राइस की वैरायटी को वहां पर बोएंगे. अब इससे क्या होगा? हमें पानी चाहिए और हम क्या करेंगे? ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे. पहले बिना ग्राउंड वाटर के थोड़ा बहुत से चावल हो जाता था, लेकिन अब क्या होगा? अब जो स्ट्रेस में आ जाएगी. समझ में आ गया? ठीक है. तो क्या होगा? अब हम देखेंगे ग्राउंड वाटर एक्सेसिव क्या होगा? पंप होगा, जिससे कि क्या होगा? ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा. मेरी बात तुमको समझ आ रही है? तो अब तो लोग यही कर रहे हैं ना कि मतलब क्या, अच्छी जो वैरायटी होगी, जो महंगा है वो बोएंगे. मान लेते हैं एक जो है तुम्हारे चावल की वैरायटी होती थी तुम्हारी जो है 25 रुपए किलो वाला चावल, और एक तुम्हारा 150 रुपए किलो वाला चावल. लेकिन 150 रुपए किलो वाला चावल जो है पानी ज्यादा मांगता है, लेकिन जो है विदेशों में डिमांड 150 रुपए वाले की, तो तुम 150 वाला बोगे ना, क्योंकि तुमको तो माल एक्सपोर्ट करना है. तो इससे क्या हो गया है कि दिक्कत हो गई. मेरी बात तुमको समझ आ गई? ये चीज कुछ समझ आया? तुम लोगों के भेजे में कुछ बात घुसी? इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज है. ठीक ठीक है. फिर ये नेक्स्ट हम स्लाइड देखेंगे. मेरीन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये तुम स्लाइड याद रखना, मैं स्लाइड भूल जाता हूँ. ठीक है, कौन सी नंबर की स्लाइड थी? चलो ठीक है, जितनी भी स्लाइड थी. देखें, हमारा टॉपिक है मेरीन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्लैंकटन, प्लवक. डेफिनेशन: ऑर्गेनिजम्स फ्लोटिंग इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस. टाइप्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एल्गी दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जूप्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स. समझ आ गया? जैसे क्रस्टेशियंस एंड प्रोटोजोन्स. ये सब किस में आते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्लवक में आते हैं. समझ आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? डिस्ट्रीब्यूशन, it is controlled by water currents, high productivity in tropical waters and mangroves. अच्छा मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? हाई प्रोडक्टिविटी जो है ट्रॉपिकल वाटर्स में होगी. क्यों? क्या रीजन है? ये पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें. क्योंकि अगर जो है कोल्ड ठंडा पानी होगा तो ये स्पीशीज सरवाइव नहीं कर सकती है. तो पानी गर्म चाहिए. मेरी बात समझ में आई? इसलिए हम देखते हैं कि ये पानी के सरफेस पे पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सनलाइट पहली बात है कैप्चर हो सकती है, और वहां पर सनलाइट अगर आएगी तो पानी गर्म रहेगा थोड़ा सा. और हम देखेंगे जितने भी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, समझ आ गया, वहां पर ये प्लैंक्टन्स ज्यादा पाए जाएंगे. मेरी बात समझ आ गई? हाई प्रोडक्टिविटी इन ट्रॉपिकल वाटर्स. ठीक है, एंड मैंग्रोव. मैंग्रोव क्या है वो बता ही दिया. इज इट क्लियर? तो ये पहला है और प्लैंक्टन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें हम लिखेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स में. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स: माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड एल्गी,
इंपॉर्टेंस, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? ट्रीज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जबकि पेड़ कितने बड़े हैं, पेड़ तो टनों के हिसाब से ऑक्सीजन छोड़ने चाहिए थे, लेकिन हम देखते हैं सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? यही फाइटोप्लैंक्टन, बहुत ही छोटे जीव, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, बहुत तादाद में है। मेरी बात समझ गई, ठीक है। तो इसमें नोट कर लेंगे, प्रोड्यूस मोर देन 60% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। मेरी बात तुमको समझ आ गई। और अगर हम अपने वाटर को पोल्यूट कर देंगे तो ये फाइटोप्लैंक्टन मर जाते हैं। तो इसका मतलब जो है मेन सोर्स क्या है? यही फाइटोप्लैंक्टन से एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल। सर्व एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक फूड वेब, पढ़ा चुके हैं। फोटोसिंथेसाइज, कंज्यूम CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन, क्लाइमेट रोल, ट्रांसफर कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ओशंस, बायोलॉजिकल कार्बन पंप। समझ आ गया? एटमॉस्फेयर से कहां होगा बताओ? ओशंस में होगा, और उसके बाद फिर उनकी बॉडी में कार्बन कंजर्व हो जाएगा। मेरी बात में आ गई? तो CO2 को जो है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से खींचते हैं। अच्छा, हमने एक चीज देखी थी, मैक्सिमम CO2 जो है कहां पर स्टोर्ड है? ओशंस में स्टोर्ड है हमारे, बताया था ना हमने, ठीक है ना। तो ये चीज इसको नोट कर लो, ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, जैविक कार्बन पंप हिंदी में। ठीक, लिख दिया। जू प्लैंक्टन, ठीक है। रोल की इन फूड वेब, nutrient cycling, recycling and organic matter transfer from primary producer to secondary consumer. Abundance more common in mangrove waterways, crucial for fish stock and ecosystem health. Seagrass, ठीक है, marine flowering plants that grows in shallow coastal waters. कल बताया था ना, डुगोंग सी काव, बताया था कल, डुगोंग, ठीक है ना, जो थ्रेटेंड है, ठीक है ना, तो वो इस घास को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। प्रोटेक्ट्स कोस्टल एरियाज बाय रिड्यूसिंग द वेव एनर्जी एंड प्रिवेंटिंग इरोजन। कैसे, मुझे बताओ, ये पॉइंट बताओ, कैसे कैसे हो जाएगा ये? प्रोटेक्ट्स कोस्टल एरियाज बाय रिड्यूसिंग वेव एनर्जी एंड प्रिवेंटिंग इरोजन। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से जो है ये है, ठीक, समझ में आ गया, ये कोस्ट है। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर जो है घास उगी हुई है, मेरी बात में आ गई, ठीक है। अब क्या होगा? जब वेव आएगी तो इस घास से टकरा जाएगी, मेरी बात में आ गई। तो हम देखेंगे यहां पर जो है नुकसान कम होगा, मेरी बात में, घास है ना अंदर, तो इस तरह से ऐसे करके वो ऐसे करके मूव करेंगी, तो वो क्या होगा? वो अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर कर देगा, और हम देखेंगे जो डिस्ट्रक्शन होना था वेव से वो कम होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा जो है सी ग्रासेस होंगी उतना हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर मेरीन लाइफ इंक्लूडिंग इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश, एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट सिंक, फिल्टरिंग पॉल्यूटेंट्स। समझ आ गया? ठीक है, इसको नोट करो तुम, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो उसको, ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ठीक है।
ठीक है, सीवीड, सीवीड, ठीक है। अच्छा, वीड क्या होती है? जैसे वैड, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, खरपतवार, क्या बोलते हैं? खरपतवार होता है ना, ठीक है। वीड्स अनवांटेड जो है, ठीक है ना, तो इसी तरह से क्या होता है, सी वीड होती है, और बेसिकली क्या होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, ठीक है ना। दे आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी विदाउट ट्रू टिश्यूज फाउंड इन शैलो कोस्टल जोन्स क्लासिफाइड बाय पिगमेंटेशन दैट इज ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ये तुम्हारी क्या होती है, सी वीड होती है। फंक्शन सर्व एज फूड हैबिटेट एंड सेडिमेंट प्रोड्यूसर्स कमर्शियल। बताया था मैंने तुम्हें, जितना भी हमारा जो है इसमें इसमें मेंशन है कि नहीं है, वो आयोडीन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो किससे करते हैं, इन्हीं सीवीड से करते हैं, समझा गया। फूड, एनिमल फीड, फर्टिलाइजर्स, अगार, हाँ लिख रखा है आयोडीन, एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। मेरी बात समझ गई। अच्छा, ये एज अ फूड के तौर पर भी कंज्यूम किया जाता है। इसका सैलेड होता है, सीवीड का सैलेड होता है, ऐसे करके रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसको खाते हैं तो उसको साफ उफ करके, ठीक है, इसमें अबंडेंट आयोडीन होता है, समझ आ गया। वैसे भी हमें आयोडीन बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है, हाँ जो कोस्टल रीजन में रहते हैं वो इनको अगर कंज्यूम करेंगे तो वो बहुत हेल्दी रहते हैं एज कम्पेयर टू इनलैंड वाले रीजन से, ठीक है ना। प्लस इन सीवीड्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा अबंडेंट मिनरल्स होते हैं, क्योंकि समुद्र में मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये चीज वहां पर तुम्हारा नेचुरली NaCl पाया जाएगा तुम्हारा। मेरी बात तुमको समझ आ गई। बहुत सारे मिनरल्स, और जब हम इंटेक करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। इज इट क्लियर? इसलिए कहते हैं सी फूड कंज्यूम करना चाहिए। अगर जो नॉन वेज कंज्यूम कर रहा है तो सी फूड ज्यादा जो है अच्छे होते हैं। मेरी बात समझ गई, एज कंपेयर टू द रेड मीट के हिसाब से, समझ आ गया, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ये सब नहीं होता। हार्ट डिजीज के लिए जो है ये जितने भी रेड मीट है ये हार्मफुल होता है, समझ आ गया। और जो सी फूड है उसमें रेड मीट नहीं होता, समझ आ गया। रेड मीट में क्या आता है, जैसे कि मटन, और मटन, बीफ, पोर्क, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, क्या हो गया, कंजर्वेशन एफर्ट्स, हाँ ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, अब याद देना, ये तुम्हारे प्री के क्वेश्चंस हैं इसमें से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। तो देखें, सबसे पहले 1973 में लॉन्च हुआ था टाइगर को कंजर्व करने के लिए, टू कंजर्व द इंडेंजर्ड इंडियन टाइगर। ऑब्जेक्टिव, मेंटेन टाइगर पॉपुलेशन फॉर इकोलॉजिकल, एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यूज, प्रिजर्व क्रिटिकल हैबिटेट्स एज नेशनल हेरिटेज, हार्मोनाइज द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल नियर रिजर्व्स। समझ आ गया। टाइगर रिजर्व्स, एरियाज डेजिग्नेटेड फॉर टाइगर प्रोटेक्शन। अब सुने, तो मतलब क्या है कि टाइगर प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिजर्व्स बनाए जाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक नेशनल पार्क है, नेशनल, सपोज दिस इज योर नेशनल पार्क, और यहाँ इस जगह पर जो है टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसके अंदर जो है हम बना देंगे एक टाइगर रिजर्व। मेरी बात को समझा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी बनाया जा सकता है, जहां पर टाइगर की नेचुरल हैबिटेट होगी। मेरी बात समझ गई, तब जाके हम बनाएंगे, ठीक है। तो कितने हैं, 42 रिजर्व्स अक्रॉस 17 स्टेट्स, ठीक है। अब इसमें देखें, सबसे पहले कोर जोन। कोर जोन होता है कि मतलब वहां पर जो है ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना के समान है। मेरी बात समझ गई। हाँ, वहां बस फॉरेस्ट वाले लोग जा सकते हैं, इज इट क्लियर। वहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है मिनिमम इंटरफेरेंस इसमें हम करेंगे,
इज इट क्लियर? उसको क्या बोलेंगे हम? कोर जोन। इनवायलेबल एरियाज फॉर कंजर्वेशन, समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं कि हम सफारी में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम एक एरिया तक जाते हैं, उसके बाद वो जो है जीप घुमा के वापस ले आते हैं, कोर जोन के अंदर वो नहीं ले जाएगा। मेरी बात समझ गई? हाँ, उससे बाहर जैसे तुम्हारा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बफर जोन, मेरी बात समझ गई, जहां पर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी और ये टाइगर हैबिटेट, मतलब थोड़ा बहुत टाइगर दिख जा रहे हैं और वहां तक वो हमको घुमाता है, उसके बाद वो मतलब मेन कोर जोन में वो नहीं जाता है, वहां इंसानों का जाना मना है। हाँ, फॉरेस्ट ऑफिशियल है क्योंकि उनको काउंटिंग करनी होती है टाइगर्स क्या है, तो वो जा सकते हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो कोर जोन और एक हो गया बफर जोन। पेरिफेरल का मतलब कोर जोन के अगल बगल वाला ऐसा एरिया, समझ आ गया? उसके बाद ह्यूमन है, मतलब समझ आ गया? उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल एरियाज विद ह्यूमन एक्टिविटी बट सपोर्टिंग टाइगर हैबिटेट। समझ में आ गया? मतलब टाइगर आ जा रहा है, हम देख पा रहे हैं उसको। मेरी बात में आ गई? तो ये चीज होती है। और एक वाला रीजन होगा कहां पर? जहां पर तुम्हारा कोर जोन है, जहां पर हम देखेंगे स्ट्रिक्टली टाइगर पाए जाते हैं। समझ आ गया? ठीक है, तो वो होता है कोर जोन और देन यू हैव द बफर जोन। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है ना? इट इंप्लीमेंट्स कंजर्वेशन मेजर्स, एवेलुएट्स टाइगर पॉपुलेशंस एंड मैनेजेस रिजर्व। समझ आ गया? तो ये यूपीएससी का सवाल आ सकता है कि कौन मैनेज करता है इसको? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मेरी बात समझ आ गई? सो दिस इज योर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट, समझ आ गया? हाथी को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? नाइनटीन 92 में लॉन्च हुआ था टू प्रोटेक्ट फ्री रेंजिंग एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया। फ्री रेंजिंग मतलब तो इधर उधर घूम रहे हैं, समझा? तुमने देखा होगा यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर है, बना ही नहीं बना? यहाँ से हरिद्वार जाते समय मोतीचूर का जंगल, वरना क्या हो रहा था पहले जो है इंसान वहीं से आ रहा था और हाथी वहीं से आ रहा था, तो हाथी कह रहा है मेरे रास्ते में तुम क्यों आ गए भाई? समझ आ गया? अब क्या है, वो ऊपर ऊपर गाड़ियां निकल रही है, मतलब मेरी बात समझ ऊपर नहीं, यहाँ से जो है हरिद्वार जा रहे हैं हम, तो क्या है ऊपर ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर है। तो क्या हुआ कि मतलब जिससे कि हाथी आए, क्योंकि पानी पीने आते थे, समझ आ गया? तो वो आए अपना फ्री रोमिंग करते रहे और ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। तो क्या हुआ, पहले तो रोड नीचे थी, अब तुम देखना यहाँ से चढ़ते हो तुम, ऐसे चढ़ते 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 सीधा तुम हरिद्वार पहुंचते हो, ऊपर 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 45 मिनट में पहुंचते नहीं पहुंचते। तो क्या है कि हमने एलिफेंट को क्या कर दिया है कि हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, समझ आ गया? तुम इजिली रोम करो। मेरी बात समझ गई? इससे क्या हो रहा था, तुमने देखा होगा एलिफेंट और ह्यूमन कंफ्लिक्ट बढ़ रही थी। समझ आ गया? तुमने देखा हो ना, कई बार वो मार देता है लोगों को, जो पकड़ता है वो मार देता है, ठीक है ना? क्योंकि वो मतलब जो है क्या करता है कि हर एक का अपना एरिया होता है, एक हैबिटेट होता है, उसमें जो है वो एक जानवर दूसरे जानवर को पसंद नहीं करता। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कंजर्व करने के लिए हमने एलिफेंट कॉरिडोर बनाए हुए हैं, हाथी कॉरिडोर बोलते हैं उसको, ठीक है ना हिंदी में। ऑब्जेक्टिव्स: प्रोटेक्ट एलिफेंट्स हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर्स। समझ आ गया? मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कंफ्लिक्ट, मिटिगेट मतलब कम कर देना। वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट, जो पालतू हाथी हैं उनका क्या करना है? वेलफेयर करना है। एलिफेंट कॉरिडोर, 88 आइडेंटिफाइड कॉरिडोर्स टू कनेक्ट हैबिटेट्स एंड सपोर्ट एलिफेंट मूवमेंट। समझ आ गया? हाथी को मूव करने में कोई तकलीफ ना हो, चाहे हमें जो है करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाना पड़े। समझ आ गया? तो इसीलिए जो है ध्यान देना, एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। मेरी बात समझ गई? इवन तुमने देखा होगा कि ये दिल्ली देहरादून है, शुरू हो गया अब तो। मेरी बात समझ गई? 2.5 घंटे में, ठीक है? इससे मेरे को एक फायदा हुआ कि यहां पर जो जंगल में अब क्या पता क्या है, अब वो हाथी देखे जा रहे हैं। मतलब अब हाथी क्या आ रहे हैं, वो पुल है ना, पुल के ऐसे करके नीचे से आ रहे हैं, और क्योंकि इंसान अब वहां जा नहीं रहा, उधर पहले क्या होता था, पहले जो है वो रास्ता बना था तुम्हारा जो है, ठीक है, ये मोहन से इस तरफ। तो अब क्या है, वहां पर मेनली तुम्हारी गाड़ियां ही जाती हैं वहां से, कहाँ से, जो तुम्हारा जो ये बना हुआ है एलिवेटेड, ठीक है। तो अब क्या है कि जो है अब हाथी उथी इजिली रोम कर रहा है वहां पर। समझ आ गया? बिना इंसान के इंटरफेरेंस के। मेरी बात समझ आ गई?
ठीक है, वो और उसके बच्चे। तो अब मतलब देखा जा रहा है कि अब एलिफेंट्स भी आ रहे हैं, फ्रीली रोम कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि चलो कम से कम वो अपना रोम करते रहें। अब ध्यान देना क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं, सपोज करो कि ये एक जगह है, ये मान लेते हैं कि ये एलिफेंट का हैबिटेट, हाथी बहुत बड़ा जानवर है तो उसका हैबिटेट ज्यादा होगा। अब हमने क्या किया, हमने यहां से बीच में से रोड निकाल दी, जंगल के बीच में से निकाल दिया, और यहां से जो है हम जा रहे हैं बिल्कुल जो है हाईवे में। अब क्या होगा, इससे क्या होता है, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब अब जो है अलग अलग हो गया। अब क्योंकि इंसान यहां जा रहा है, ठीक है ना, तो हम देखते हैं क्या होता है, हाथी इधर मूव नहीं कर पाता क्योंकि इंसानों के रास्ते में वो नहीं आता। मेरी बात में अपने बच्चों जो लेकर उसको डर रहता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और जहां किसी एरिया का या उसके हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन होता है तो वहां पर क्या होगा, एलिफेंट की पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फूड सोर्स होगा। मेरी बात तुमको समझा गई, ठीक है, जितना कम होगा उतना फूड सोर्स होगा। मान लो यहां नहीं मिल रहा तो इधर मिल जाएगा, इधर नहीं मिला तो और आगे, तो जितना बड़ा हैबिटेट होगा। सबसे बड़ा नुकसान जो है बायोडाइवर्सिटी को, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट अब नहीं रहा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। तो हैबिटेट जहां हम खत्म कर देंगे वहां कोई स्पीशीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो मेन रीजन इस समय ये, तो उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हाथी को जो है यहाँ, अब मान लेते हैं एक रोड यहाँ से जा रही है तो फिर फ्रेगमेंटेशन हो गया। मेरी बात समझ गई। अब हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ से सीधा हमने, ठीक है, ऊपर ऊपर पुल निकाल दिया, तो अब जो है एलिफेंट फ्रीली रोम कर पाता। मेरी बात तुमको समझ आ गई, इज इट क्लियर, ठीक है। ये चीज जब तुम लोगों के भेजने बात घुस रही, ठीक है। वल्चर कंजर्वेशन, हाँ भाई, वल्चर कंजर्वेशन, गिद्ध को जो है कंजर्व किया जाएगा। अब तो इंडिया में बहुत कम रह गए भाई गिद्ध, ठीक है। ये वल्चर डिक्लाइन, 97% डिक्लाइन इन जिप्स वल्चर्स ड्यू टू डिक्लोफेनाक पॉइजनिंग। मेरी बात में आ गई, डाइक्लोफेनाक क्या होता है, पेन किलर होता है, समझा गया। पेन किलर क्या करता है, एक्सेसिव मात्रा में किडनी खराब करता है कि नहीं करता है, समझा गया। अब जानवरों को जैसे कि गाय भैंसों को दर्द होता है तो उनको जो है डिक्लोफेनाक दिया जाता है, समझा गया, ठीक है। अब क्या है कि जो है जैसे कोई जानवर मरा, अच्छा, और डिक्लोफेनाक क्या है कि उसके टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाएगा हार्मफुल प्रोडक्ट्स, बताया था ना, बायो मैग्निफिकेशन। तो अब जो है गाय मर गई, समझ आ गया, भैंस मर गई, तो उसको जो है कौन खाएगा, वल्चर खाते हैं। तो वो क्या होगा, वो डिक्लोफेनाक उसके बॉडी में ट्रांसफर हुआ, किसके, वल्चर के, और हम देखते हैं क्या हो जाएगा, टॉक्सिन्स इंक्रीज हो जाएंगे, मैग्नीफाई हो जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते वल्चर्स की किडनी फेल होने लगी और उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। तो हम देखेंगे 97% जो है जिप्स वल्चर जो है एक प्रजाति होती है वो मारे गए। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है, ये चीज है। और अभी तुम देखोगे कुछ समय पहले, मतलब इसका तो नहीं, जो वो है पीकॉक्स, एक जगह बहुत ज्यादा पीकॉक्स मरे हुए पाए गए। अब पीकॉक क्या करते हैं, वो खाते हैं, चूहे खाते हैं। अब चूहे को हम, चूहे मारने की गोली होती है, अब हमने दिया, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि वो उसमें, वो तो मर गया इस तरह से, ठीक है। अब क्या हुआ, पीकॉक ने वो खाया तो उसके बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो गया, तो इससे हिसाब से क्या हो गया, पीकॉक भी मरने लग गया। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है ना, ये चीज। सो इसका जो है डिक्लोफेनाक का जो है ऑल्टरनेटिव क्या है, मेलॉक्सिकैम है, एज अ सेफर ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक। मेरी बात समझ गई, इसको नोट कर लो, डिक्लोफेनाक की जगह अब जानवरों में मेलॉक्सिकैम दिया गया है। वल्चर सेफ्टी जोन, एरिया फ्री फ्रॉम डाइक्लोफेनाक टू प्रोटेक्ट वल्चर्स, समझ आ गया। इंसानों के लिए भी तो देखो, जितना पैरासिटामोल, ठीक है, डिक्लोफेनाक, पेन किलर, ये सब हमारे लिए हार्मफुल होता है, इससे किडनी डैमेज होती है। इज इट क्लियर, ज्यादा नहीं खाने चाहिए पेन किलर, ठीक है। ब्रीडिंग सेंटर खोले गए हैं, पिंजौर, रानी, ठीक है ना, कहां पर, असम में, बुक्सा, वेस्ट बंगाल में, मेजर्स बैनिंग डाइक्लोफेनाक, क्रिएटिंग वल्चर रेस्टोरेंट फॉर सेफ फूड। हाँ, ये जो है वल्चर रेस्टोरेंट खुला हुआ है। अब ये नहीं कि तुम बोलो हम भी जाएंगे जरा वल्चर रेस्टोरेंट पे, समझ आ गया, ठीक है ना। तो ठीक है सर, ये कहाँ पर खुला हुआ है ना जोमेटो से हम मंगाएंगे, ठीक है। वल्चर रेस्टोरेंट में क्या है कि
उसमें क्या है कि जो वल्चर्स के लिए जो हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, टॉक्सिन्स फ्री है, उसमें डाइक्लोफेनेक नहीं होगा, और जो मतलब जो नेचुरल डेथ से मर गया अपना जानवर वो चीज है। मेरे बात समझ गई? तो हम देखते हैं इंडिया में वल्चर रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और तुम वहां पर इनवाइट नहीं किए जाओगे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है नंदिनी? ठीक है। वन हॉर्न राइनो समझ आ गया? इंडिया में जो है पाया जाता है वन हॉर्न राइनो। वैसे हम देखते हैं कि जावा में टू हॉर्न राइनो भी आता है, ठीक है, लेकिन इंडिया में ठीक है वन हॉर्न राइनो, ठीक है। और वो असम का काजीरंगा उसका एक नेचुरल हैबिटेट है, लेकिन सींग के लिए उसको मारा जाता है, उसको सींग काटते हैं। अब सींग वैसे तुमको पता है वो एक टिश्यू होता है उसका, ठीक है ना। अब लेकिन क्या है कि उस सींग को काटने के बाद तो भाई वो ऐसे काटना तो देगा नहीं कि लो जरा काट लो। समझ आ गया? जैसे हम बाल काटते हैं, इज इट क्लियर? तो क्या होगा, लोग उसको मार देते हैं। तो एक सींग के, हालांकि बहुत महंगा बिकता है, इज इट क्लियर, कुछ जो है ड्रग्स में काम आता है इस तरह से जो है, और बहुत ही मतलब इलीगल इसकी पोचिंग होती है, समझ आ गया? तो क्या है कि ये राइनो को मारा जा रहा था, तो उनको कंजर्व करने के लिए हम देखेंगे क्या हुआ, जो है इंडियन राइनो विजन, ठीक है, 2020 लॉन्च किया गया। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। 2020 aim to increase rhino population in Assam from 2000 to 3000 by 2020. Translocation, rhinos move from Kaziranga to other protected areas like Manas National Park. मेरी बात में तो ये काजीरंगा में बहुत ज्यादा पोचिंग होती है। मेरी बात समझ आ गई? यहाँ पर तो ऐसा भी पाया गया कि काजीरंगा में जो लोग हैं उनके पास जो कोचिंग कर रहे हैं उनके पास AK-47 निकली। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो वो जो है ताकि कोई फॉरेस्ट ऑफिशियल आए उनको मार दे, मतलब ना, तो वो कंजर्व करने के लिए आते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिशियल। तो लेकिन ये क्या है कि इनको क्या कर दिया गया, फिर ट्रांसलोकेट कर दिया कि काजीरंगा से कहां पर, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है, और मानस एक नदी है, इट्स अ रिवर। समझ में आ गया? किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। हाँ, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, इसको नोट कर लो, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा, इंडियन राइनो विजन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ऑब्वियसली बात है, स्नो लेपर्ड कहां पाया जाता है? बहुत ही कोल्ड रीजन में पाया जाता है। उत्तराखंड में भी स्नो लेपर्ड है, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2009 टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड्स इन इंडियाज हिमालयन रीजन्स। एम सेफगार्ड हाई ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। कंजर्वेशन क्या है? इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज एंड साइंटिफिक रिसर्च। समझ आ गया? लोकल कम्युनिटीज का भी पार्टिसिपेशन इसमें है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इंडियन क्रोकोडाइल गोल क्या है? प्रोटेक्ट क्रोकोडाइल पॉपुलेशंस, जैसे घड़ियाल, मगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। अचीवमेंट्स, ओवर 7,000 क्रोकोडाइल्स रीस्टॉक्ड इंक्लूडिंग 4,000 घड़ियाल्स। घड़ियाल को बोलते हैं एलिगेटर, समझ आ गया? ठीक है। मेथड, ग्रो एंड रिलीज फॉर रैपिड पॉपुलेशन, उसको पालो, समझ आ गया? कैप्टिविटी में पाला, ठीक है, जब बड़े हो गए फिर उसको हमने छोड़ दिया। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, ये मेथड अपनाया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हंगूल, समझ आ गया? क्रोकोडाइल अलग है, हंगूल अलग है। फोकस कंजर्वेशन ऑफ द कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग को बोलते हैं हंगूल, समझ आ गया? नेटिव टू नॉर्दर्न इंडिया। मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट हैबिटेट एंड एड्रेस पोचिंग एंड ओवर ग्रेजिंग। समझ में आ गया? ओवर ग्रेजिंग से क्या हो जाता है? ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन देखा जाता है। तो जो है प्रोजेक्ट हंगूल लॉन्च किया गया। इज इट क्लियर? ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक है।
ओशन एसिडिफिकेशन। कुछ समझ आ रहा है? ये तुम्हें स्लाइड मिल जाएंगी, उसमें बता रहा हूं है? महासागरों का अम्लीकरण, ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ओशन जो है एसिडिफाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि CO2 डिसॉल्व हो रही है। समझ आ गया? कार्बन कार्बन एमिशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? ओशन में डिसॉल्व होगी तो क्या बनाएगी? एक एसिड बनाएगी, वीक एसिड बनाएगी। ओशन एसिडिफिकेशन इज द डिक्रीज इन ओशन pH, ध्यान देना, ड्यू टू द absorption of CO2 from atmosphere which increases hydrogen ion concentration reducing carbonate ions। समझ में आ गया? Is it clear? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो तुमको पता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो क्या होता है? एसिड बनता है। जैसे मान लेते हैं HCl है, HCl अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? H आयन प्लस Cl आयन। समझ आ गया? अब ये जो H आयन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? यही तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एक। ठीक है, ये H आयन तुम्हारा जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन। मेरी बात समझ गई? तो हाइड्रोनियम आयन कितना बनेगा? समझ आ गया? तो जितना ज्यादा बनेगा हम देखेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मेरी बात समझ गई? पानी में घुलने के बाद कौन? H आयन। समझ आ गया? सो हाइड्रोनियम आयन क्या है? इट इज द हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज CO2 impact, increased CO2 uptake since the industrial revolution has lowered ocean pH by 0.1 unit, affecting marine life, especially species with calcium carbonate shell। समझ आ गया? H3O बढ़ेगा तो हम देखेंगे कार्बोनेट आयन घटेगा, और हम देखेंगे कार्बोनेट आयन घटेगा तो जो है शेल्स जो है अपना नहीं बना पाएंगे। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना? शेल्स नहीं बना पाएंगे तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू डेथ, वो डेथ उनकी ज्यादा देखी जाएगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? CO2 and ocean acidification reaction, CO2 reacts with water to form carbonic acid releasing hydrogen ion which increases acidity। Calcium carbonate, calcite and aragonite are forms of calcium carbonate। Aragonite is more soluble and impacted more by acidification। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें तुमने जो है PhD नहीं करनी है कि कितना बना है क्या बना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अदर फैक्टर्स, एसिड रेन तुमको बताइए, ठीक है, लोअर्स ओशन pH लोकली बट हैज मिनिमल ग्लोबल इम्पैक्ट। लेकिन क्या होगा से? यूट्रोफिकेशन, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कॉजेस प्लैंक्टन ब्लूम्स व्हिच डिकम्पोज एंड इंक्रीजेस CO2 लोअरिंग pH। समझ आ गया? ये पढ़ाया समझ में। कैल्सिफिकेशन इम्पैक्ट क्या होगा? रिड्यूस कार्बोनेट आयंस हिंडर्स मेरीन ऑर्गेनिजम्स जैसे कोरल्स एंड मोलस्क फ्रॉम फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट शेल, शेल नहीं बना पाएंगे, थ्रेटनिंग मेरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। समझ में आ गया? ओशन एसिडिफाई होगा तो क्या होगा? कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन घट जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट, मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब किसी चीज को कम करना, ठीक है ना? रिड्यूस CO2 एमिशंस, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या? एनर्जी एफिशिएंसी मतलब प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। भाई जो बिजली जो तुम्हारी खर्च हो रही थी जितनी, वो कम लगे, और कम लगेगी तो कब कम कार्बन एमिशन होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजली कहां से आती है? कोल से आती है। कोल बर्निंग होगी, एमिशन होगा, CO2 एमिट होगा। समझ में आ गया? अब कोल एमिशन से बिजली बनी, अब क्या होगा कि अगर हम ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? हमको ज्यादा बिजली चाहिए होगी, तो ज्यादा बिजली चाहिए होगी तो वहां पर जो प्रोड्यूसिंग साइड में है वो ज्यादा कोल बर्न करेंगे और ज्यादा CO2 एमिट होगी।
तो अब हमको क्या चाहिए, हमको जो है हम क्या, देखो प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब हम ऐसे इक्विपमेंट्स बनाएं जिसमें कि क्या हो, कम एनर्जी लगे। जैसे तुमने देखा होगा, नहीं बोलते हैं 5 स्टार एसी, तो वो क्या है, एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब वो कम जो है एनर्जी लेगा। मतलब जो नॉर्मल तुम्हारा एसी जो एनर्जी ले रहा है उससे कहीं ज्यादा कम जो है तुम्हारा स्टार रेटिंग होती ना, ठीक है ना, वो लेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो एसी सबको चाहिए लेकिन एनर्जी कम लेगा, एनर्जी कम लेगा तो कोल कम बर्न होगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तभी तुमने देखा होगा पहले आता था पीला वाला बल्ब आता था, येलो वाला, बिल्कुल मनुष्य छाती थी उसको, बिल्कुल ऐसे जलाते थे लोग, पीला रंग का, मतलब कि जिंदगी में कुछ है नहीं, मतलब उमंग तरंग, बट वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। फिर उसके बाद क्या आया, ट्यूबलाइट आई, CFL, समझ आ गया। उसके बाद अब क्या है, एलईडी है। अब लाइट एमिटिंग डायोड है, तो ये डायोड क्या करता है, बहुत ही माइन्यूट करंट लेता है, और बहुत ही माइन्यूट करंट से क्या होता है, कितनी ज्यादा रोशनी देता है। मतलब जो तुम्हारी जो है उस समय 40 वाट की जो ट्यूबलाइट थी, वो तुम्हारे अब जो है 8 या 9 वाट की ट्यूबलाइट काम कर रही है। तो मतलब अब तुम देखोगे कितनी बिजली बच रही है। मतलब इतने में हम जो है क्या है, हम 40 वाट में हम 4 खरीद लेंगे, तो हम देखेंगे क्या हो रहा है, एनर्जी एफिशिएंट है। सिमिलरली जो जो तुम्हारे फैन हैं अब आ रहे हैं, फैंस आ रहे हैं, एसी आ, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो रेटिंग्स वाले आ रहे हैं। मेरी बात समझ गई? इज इट क्लियर? एंड स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज विंड और सोलर एनर्जी पे हम आ जाएं, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, क्लीन और ग्रीन एनर्जी होगी। क्या होगी, क्लीन और ग्रीन एनर्जी होगी। क्लीन क्यों होगी, क्योंकि एमिशन कुछ होगा नहीं। ग्रीन क्यों होगी, हरित ऊर्जा, क्योंकि ये क्या है, नेचर में अवेलेबल है, और जो है इस एनर्जी से एमिशन कुछ भी नहीं होगा। देखें जनरली हमारी क्लीन एनर्जी हमारी एलपीजी भी देती है, साफ सुथरी, क्योंकि धुआं नहीं होता, स्मोक नहीं होता। लेकिन ध्यान देना एलपीजी से CO2 एमिट होता है, बाकी चीज नहीं एमिट होती। हाँ, और वाटर वेपर। लेकिन दिक्कत क्या है कि वाटर वेपर और CO2 दोनों के दोनों ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि हम देखेंगे धुआं नहीं हो रहा है, और ना ही हमारे जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ना ही सल्फर के ऑक्साइड्स, ना ही हमारे डायोक्सिन्स, समझ आ गया, ठीक है ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, ये कोई एमिट नहीं हो रहा है। बस क्या एमिट हो रहा है, CO2 H2। तो ध्यान देना, हम बोलेंगे ये क्लीन एनर्जी, लेकिन ये ग्रीन नहीं है। ग्रीन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो एमिट हो रहा है ना, मेरी बात समझ में। हालांकि ये हार्मफुल ऐसे नहीं है, CO2 हार्मफुल गैस नहीं होती, बट क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन जो ग्रीन एनर्जी होगी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसमें क्या होगा, इसमें एमिशन कुछ भी नहीं होगा, ना ही हमारा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग देखी जाएगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तभी आजकल क्या हो रहा है, सोलर पैनल्स, है ना, इज इट क्लियर, लगा रहे हैं, ठीक है। ये सैचुरेशन होराइजन डेप्थ where calcium carbonate dissolves, acidification causes this to rise, affecting more organisms। बात समझ गई? मतलब सैचुरेट हो चुका है, जिसे उन्होंने सैचुरेशन होराइजन। ये वो डेप्थ है जहां पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व होती है, ठीक है ना, और एसिडिफिकेशन क्या होता है, इस चीज को अफेक्ट कर रहा है। तो मतलब हम देखेंगे कार्बोनेट का फॉर्मेशन कम देखा जाएगा, और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होंगे। कार्बन फेट, नाउ व्हाट इज कार्बन का भाग्य, समझ आ गया? अब तुम बोलोगे यार क्या हमारा दुर्भाग्य, हम ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, हम समझ गया, ठीक है। सो कार्बन फेट क्या है, CO2 is naturally balanced through the volcanic activity। ध्यान देना, ज्वालामुखी फटता है तो हम देखते हैं कि CO2 बैलेंस हो जाता है। मेरी बात समझ गई, ठीक है। ये एंड रॉक वेदरिंग, बट ह्यूमन CO2 एमिशन आउटपेस्ट नेचुरल प्रोसेसेस। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है ना। मतलब ह्यूमन ने क्या किया है, कार्बन एमिशन ज्यादा करा है। मेरी बात समझ गई? तो दिस इज नोन एज कार्बन फेट, ठीक है, ये चीज है, ठीक। हिंदी में ज्वालामुखीय गतिविधि और चट्टानों के अपक्षय के माध्यम से CO2 का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, समझ आ गया, ठीक है ना, ये है। लेकिन मानव निर्मित CO2 उत्सर्जन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से कहीं अधिक है। मेरी बात समझ गई, ठीक है। अपवेलिंग,
अपवेलिंग देखो, अपवेलिंग पहले बताओ क्या होता है। समुद्र का पानी नीचे से ऊपर आने को हम बोलते हैं अपवेलिंग। इज इट क्लियर? पानी, समुद्र पानी नीचे है, समझा गया? देखो जैसे मान लेते हैं ये ओशन, ठीक है, तुमको पता है कि ऊपर जो है गर्म पानी रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, वार्म वाटर रहता है। वार्म वाटर क्यों? डेंसिटी कम होती है उसकी। और नीचे क्या रहेगा, कोल्ड वाटर रहेगा। नीचे क्या रहेगा, कोल्ड वाटर रहेगा। अब क्या होता है कि अपवेलिंग से हम देखते हैं, अपवेलिंग प्रोसेस क्यों आता है वो तो अलग बात है। ये क्या होता है, कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है। क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो नीचे वाला जो है कोल्ड वाटर ऊपर आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं अपवेलिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छा हाँ, ये बोलते हैं ऊपर की ओर उठने वाली धाराएं, ठीक है। देखें, ओशन एसिडिफिकेशन makes upwelling events more harmful by bringing unsaturated waters to the surface, affecting marine life. अब देखें होता क्या है कि ये जो कोल्ड वाटर है, गौर से देखना, ठीक है, अल नीनो में यही चीज होती है। बट अल नीनो एक नेचुरल फिनोमेना है। होता क्या है कि मैक्सिमम ज्वालामुखी कहाँ होते हैं, वोल्केनोस कहाँ होते हैं, पानी के नीचे होते हैं। पानी के नीचे जब ज्वालामुखी एक्सप्लोड होते हैं तो इस पानी में वो बहुत ज्यादा मिनरल्स छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी क्या है, रॉक्स है, पिघले हुए पत्थर है, चट्टाने हैं। तो वो जब ऊपर आएगा तो अपने साथ बहुत ज्यादा मिनरल्स वो ले आता है। मेरी बात तुमको समझा गई? ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये कोल्ड वाटर जो है ऊपर आएगा तो ये मिनरल्स भी ऊपर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिनरल्स ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर जो है तुम्हारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लैंकटन्स और मछलियां जो भी हैं, वो उन मिनरल्स को कंज्यूम करेंगे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम देखेंगे मिनरल्स नीचे से ऊपर आएंगे। तो अपवेलिंग में क्या होता है, ठंडा पानी जब ऊपर आता है तो क्या होगा, ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो तुम्हारी मिनरल्स को कंज्यूम करती है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? इज इट क्लियर? दूसरी बात हम देखेंगे, यहां पर जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कोई मछलियां हैं, ये CO2 छोड़ेंगी। समझ आ गया? ऐसे करते करते CO2 जो है बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, अपवेलिंग प्रोसेस से क्या होता है कि जब ये यहां पर ज्यादा CO2 वाला पानी जब ऊपर आएगा तो हम देखेंगे ये CO2 बाहर डिफ्यूज हो जाएगी। CO2 के बाहर डिफ्यूज होने से अब ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। मतलब हम देखते हैं कि समुद्र सांस ले रहा है। इज इट क्लियर? नीचे का पानी ऊपर आया, CO2 बाहर छूटी, क्योंकि ध्यान देना क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से जहां पर ज्यादा CO2 होगी, जहां कम CO2 होगी। समझ आ गया? तो CO2 बाहर छूटेगी। जैसी CO2 बाहर छूटी तो क्या करेगा, उसी समय ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। मेरी बात में गई? ऑक्सीजन अंदर आ गई तो हम देखेंगे यहां पर जो ऑर्गेनिज्म थे उनको ऑक्सीजन मिल गई। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, ठंडा पानी भारी होता है, ठंडा पानी फिर नीचे सिंक हो जाएगा। इसका मतलब उस ऑक्सीजन को वो ऊपर से नीचे ले गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के नीचे जो जानवर थे वो अब CO2 लेंगे, तो सॉरी O2 लेंगे।